कटहल की सब्जी। अरे पूनम बिटिया, कितना ही बढ़िया पोहा बनाया है आज तूने। आजा बैठ जा, थोड़ा सा नाश्ता कर ले। अभी कर लूंगी माँ जी, मुझे भूख नहीं है। पहले जरा आज वॉशिंग मशीन लगा लूं। कितनी आंधी आ रही है हर रोज। आज सारे पर्दे और बेडशीट भी धोकर डाल देती हूँ। अरे पूनम बिटिया, वो फिर से ऐसे ही गंदे हो जाएंगे। अभी कुछ दिन बाद ही धोना, अभी हम ऐसे ही काम चला लेंगे। अरे पापा जी, मेरे होते हुए अगर आप लोग परेशान होगे तो मेरे होने का मतलब क्या है। इतना कहकर पूनम वहां से चली जाती है। सुरेश जी शशि जी की तरफ देखकर ठंडी सी आह भरते हैं। ऐसी बिटिया बहुत किस्मत वालों को मिलती है। सही कहती हो शशि जी आप। आज की कहानी है बरेली के रहने वाले सुरेश जी के परिवार की। उनके परिवार में 3 सदस्य, शशि जी, पूनम और खुद सुरेश जी। जहां एक तरफ पूनम इस घर की हर एक चीज का बखूबी ध्यान रखती है, वहीं दूसरी तरफ शशि जी और सुरेश जी भी पूनम को दिलो जान से ज्यादा चाहते हैं। आज पूनम घर में बड़े जोरों शोरों से काम में लगी हुई है और घर की सजावट भी कुछ यूं की गई है कि वो किसी महल से कम नहीं लग रहा। पूरा घर ऐसे बहक रहा था जैसे किसी सपने जैसा हो। अरे शशि, कहाँ हो? बाहर तो निकलो जरा, बड़ी देर हो रही है पूजा के लिए। घर तो बड़ा ही सुंदर सजा रखा है, ये तो किसी जन्नत से कम नहीं लग रहा। फूलों की खुशबू वाकई में पूरे घर को ऐसे महका रही है कि बस कुछ पूछो मत। अरे पहली बार आई है ना शशि जी के घर ऐसे पूजा करने। हमें तो आदत है ऐसे शशि जी के घर की डेकोरेशन की, तभी तो हम हर रात पूजा पाठ के लिए शशि जी के घर ही आते हैं। आई जी आई। अरे देर हो गई मेरी बहनों, मुझे माफ करना। आओ चलो चलो, पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा है। आपके घर तो सारा काम करने वाली भी है, फिर आपको भला देर क्यों हो जाती है शशि जी? अरे वो मेरी बिटिया रानी है ना, वो सजाने में जो लग जाती है। देखो आज भी मानी नहीं, कहने लगी मम्मी आज वट सावित्री का व्रत है तो लाल साड़ी पहनकर जुड़ा ही बनाना पड़ेगा। अब इतनी भारी साड़ी मुझ पे कहाँ अच्छी लगती है, लेकिन वो अपने आगे किसी की सुने तब ना। बड़ी ही किस्मत वाली हो शांति बहन, ऐसी बिटिया बहुत किस्मत वालों को मिलती है। शांति के मुंह से ये बात सुनकर समता और नीलम एक दूसरे की ओर देखने लगती हैं। अब देखो मुझे, मेरे पास बेटी ही नहीं है। अरे शांति, तेरी बातें कभी खत्म ही नहीं होती। चलो पूजा की तैयारी करो और यहाँ चौक पर बैठो। चारों सहेलियां पूजा के लिए बैठ जाती हैं। तभी शशि जी को याद आता है कि उसकी पूजा की थाली में कुमकुम तो है ही नहीं। अरे पूनम बिटिया, जरा कुमकुम तो दे जाना पूजा के लिए, मेरी थाली में नहीं है। पूनम कुमकुम लेकर आती है। उसे देखते ही समता और नीलम का मुंह बन जाता है। नमस्ते आंटी। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते पूनम बेटी, कैसी हो आप? आज की सजावट देखकर मैं तो दंग रह गई। वाकई में बड़ी हुनर वाली हो तुम। अरे मैं तो कहती हूँ शशि जी कोई अच्छा सा लड़का देखकर पूनम के हाथ पीले कर दो। हाँ जी हाँ जी, चलिए अब हम पूजा करते, बहुत देर हो रही है। फिर चारों लोग पूरे विधि विधान से पूजा करते हैं और इतनी ही देर में पूनम सबके लिए व्रत का फलाहार बना देती है। सब स्वाद लेकर अपना फलाहार खाते हैं। अच्छा अब हम चलते हैं शशि। हाँ शशि, चलते हैं। कभी कोई तो कभी कोई शशि जी और सुरेश जी को पूनम के विषय में कुछ न कुछ कहकर चला जाता था, लेकिन दोनों सुनकर हवा में उड़ा दिया करते थे। समय बीतता है और एक दिन सुबह का समय था। पूनम शशि जी और सुरेश जी के लिए मूंग दाल के पकौड़े बना रही थी। पूनम रसोई से ही आवाज लगाती है, माँ पकौड़े कैसे हैं, ठीक बने हैं ना? अरे पूनम बिटिया, तू भी ना कमाल करती है। अरे तुझे पूछनी चाहिए क्या ये बात? सही बात है, बिल्कुल सही कहा। तेरे हाथ के खाने का तो जवाब ही नहीं है पूनम। चला फटाफट से तू भी बना ला अपने लिए और यहाँ हमारे साथ में बैठ कर खा। तभी पूनम और पकौड़े लाकर शशि जी और सुरेश जी के साथ बैठ जाती है। अरे मैं एक बात तुझे बताना ही भूल गई पूनम, वो उस दिन कटहल की सब्जी बनाई थी ना, तेरे हाथों की सब्जी की तो फैन हो गई। वो कह रही थी इतनी स्वादिष्ट सब्जी उन्होंने कभी खाई ही नहीं। अच्छा ऐसा कहा उन्होंने। अच्छा दोपहर में खाने में क्या बनेगा ये बता दो आप दोनों। मैं इतनी देर से देख रही हूँ, तूने कुछ खाया ही नहीं है। एक पकौड़ा यहाँ से वहां नहीं ला, पहले ये सारे पकौड़े खत्म कर, फिर आगे की बात करते हैं। तभी सब्जी वाले की आवाज नीचे गली में सुनाई देती है, सब्जी ले लो सब्जी, ताजी ताजी सब्जी, हरी हरी सब्जियां ले लो। अच्छा मैं देखता हूँ क्या क्या सब्जियां हैं, आज मैं अपनी पसंद की सब्जियां बनवाऊंगा। सुरेश जी बालकनी में से झांकते हैं। अरे पूनम, इसके पास ना बढ़िया एकदम कच्चा कच्चा कटहल है, क्या ये स्वादिष्ट बनेगा। अगर तुम बना पाओ तो बताओ, मैं ले आऊं। पूनम उठकर बालकनी में जाती है। हाँ हाँ क्यों नहीं, आप ले लीजिए, मैं बढ़िया सा बना दूंगी। आज ही सामने शांति आंटी के घर की छत पर क्या हो रहा है? कुछ हलचल सी तो दिख रही है, लगता है कुछ साफ सफाई चल रही है।
इतना कहकर सुरेश जी अंदर आ जाते हैं और कटहल लेने नीचे चले जाते हैं और थोड़ी देर में हाथ में कटहल लिए ऊपर आते हैं। पापा जी आप सही कह रहे थे, कटहल वाकई में बहुत अच्छा है। थोड़ी देर में पूनम कटहल बनाना शुरू करती है और दोपहर के खाने के लिए बढ़िया सा कटहल बनाकर रेडी कर देती हैं। वाह पूनम, आज तो कटहल देखकर मुझे लगता है कि उस दिन से भी जबरदस्त बना है और है भी ज्यादा। तो थोड़ा सा टिफिन में डाल देना, मैं जरा शांति को भी दे आऊंगी। बड़ा तारीफ कर रही थी तेरे हाथ के कटहल की, आज फिर से खाकर बड़ा ही खुश हो जाएगी। सब खाना खा लेते हैं। शशि जी चल पड़ती है कटहल की सब्जी देने शांति जी के घर की तरफ। ले शांति, आज फिर से कटहल बनाया। मेरा मन नहीं माना, मैं भागी भागी लेकर चली आई। अभी तुम्हारे भी खाने का समय होगा ना, लो ये पकड़ो, मैं चलती हूँ। अरे आप तो चली आई, लेकिन ऐसे नहीं आना है, बाहर गर्मी देख रही है, एकदम चरम पर है और अब जाना नहीं है। अरे तुम तो ऐसे कह रही हो, न जाने कितनी दूर से आई हूं मैं। दूर से नहीं, लेकिन इतना प्रेम साथ में लाई हो ना, बस वही मेरे लिए सबसे ऊपर है शशि जी। सच बोलूं तो जब इंदौर आने का विचार बनाया तो दिल बड़ा भारी सा हुआ जा रहा था। पता नहीं नए शहर में कैसा लगेगा, लेकिन सच बताऊं तो आपसे मिलकर लगा कि अभी भी दुनिया में अच्छे और सच्चे लोग हैं। मेरी तारीफ कुछ ज्यादा ही हो गई शांति। अरे अभी ही भरपेट खाना खाकर आई हूं, फिर ओवर ईटिंग हो जाएगी। इतना सुनते ही दोनों सहेलियां जोर जोर से हंसने लगती हैं। अच्छा सुनो ना शांति, तुम भी कहा मेरे साथ बातों में लग गए। जाओ पहले खाना खा लो, मैं यहीं बैठी हूँ, कहीं भागी नहीं जा रही हूँ। अच्छा शशि जी, बातों बातों में मैं बताना भूल गई कि मेरा बेटा पीयूष आया हुआ है। रुको तुमसे मिलवाती हूँ। कल ही रात में आकर अचानक सरप्राइज दिया। पीयूष, ए पीयूष बेटा जरा बाहर आना। तभी पीयूष बाहर आता है, शशि जी और शांति जी के पैर छूता है। नमस्ते आंटी जी। अरे वाह शांति, बहुत अच्छे संस्कार दिए है तुमने। नहीं तो आजकल के बच्चे पैर छूना तो दूर, नमस्ते कर ले वही बहुत है। आजकल क्या कहते हैं इन्हें, वो जंजी है ना ये। शशि जी के मुंह से ये बात सुनकर पीयूष जोर जोर से हंसने लगता है। अरे वाह आंटी, आप तो एकदम अपडेटेड हो। अच्छा पीयूष, तुझे उस दिन बताया था ना फोन पर कि मैंने बहुत टेस्टी कटहल खाया है। जी माँ। अरे बेटा वो इन्हीं आंटी की बेटी ने बनाया था। ले तेरी किस्मत भी कितनी अच्छी है, तो कल रात में आया और आज ही कटहल हाजिर है। क्या माँ, कटहल? ओह माय गॉड, थैंक्स अ लॉट आंटी जी। मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं, मुझे कटहल इतना पसंद है। और ये आपको भी पता है कि कटहल हर किसी को बनाना नहीं आता। मैंने मार्केट में इतनी जगह ट्राई किया, अपनी मेड से बनवाया, लेकिन सब बेकार। अच्छा लो तेरी भी थाली लगा दिए, खा ले मेरे लाल। अब दोनों बैठकर खाना शुरू करते हैं। कटहल मुंह में रखते ही पीयूष के तो जैसे हाव भाव बदल जाते हैं। आपने सच कहा था माँ, इतना टेस्टी कटहल मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी इतनी टेस्टी सब्जी नहीं खाई। वाकई में शशि जी आपकी बिटिया बहुत होशियार है, सिर्फ खाने में नहीं हर काम में उसका कोई मुकाबला नहीं है। अरे पीयूष तुझे क्या बताऊं, एक दिन हमारा व्रत था। पूनम ने इतना सुंदर घर सजाया कि वो इवेंट मैनेजमेंट वाले दांतों तले उंगलियां दबा ले। अब तो आप लोग भी उसके लिए कोई अच्छा घर लड़का देख रहे होंगे ना। शांति जी के मुंह से ये बात सुनकर शशि जी उठकर खड़ी हो जाती हैं। अच्छा शांति, अब मैं चलती हूँ, बिना बताए आ गई थी ना घर पर, वो दोनों मेरी राह देख रहे होंगे। इतना कहकर शशि जी अपने घर आ जाती हैं। हर रोज देर शाम को पूनम अपना मन बहलाने के लिए छत पर जाया करती थी। अरे वाह, बी प्राक का आज ये नया गाना आया है, आज तो इसे ही सुनूंगी। गाना सुनते हुए पूनम टहल रही थी, तभी सामने शांति जी के मकान में अचानक से ऊपर के कमरे की लाइट जलती है। अरे ये आज आंटी जी की छत पर कौन है इस टाइम? तभी उसे पीयूष टहलता हुआ दिखाई देता है। अच्छा, आज पापा सुबह कह रहे थे तो शायद इसीलिए इस ऊपर वाले कमरे की सफाई हो रही थी। पीयूष भी छत पर टहलने लगता है और थोड़ी देर बाद पूनम नीचे आ जाती है। अगले दिन सुबह पूनम अपनी छत पर पेड़ पौधों में पानी डालने जाती है। कितनी गर्मी है, कल ही शाम को पानी देकर गई हूं, फिर भी ये सारे सूखे पड़े। तभी पूनम देखती है कि सामने वाली छत पर वही रात वाला लड़का भी अपने पौधों में पानी दे रहा है। अरे यार, इस पाइप से पानी क्यों नहीं निकल रहा है? मुझे लगता है ये अंदर से जाम है। पीयूष पाइप को ठीक करने की कोशिश में उसे पास से देखने लगता है। तभी पाइप से उसका पैर हट जाता है और पाइप में पानी आने लगता है, जिससे पीयूष के मुंह पर सीधे पानी आता है। अरे बाप रे, क्या था यह, मैं तो पूरा भीग गया। जिसे देखकर पूनम की हंसी छूट जाती है और वो बहुत जोर जोर से वहीं खड़े होकर हंसने लगती है। पूनम को हंसता देख पीयूष का ध्यान उस पर जाता है और दोनों के आई कांटेक्ट होते हैं। फिर पूनम जल्दी से भागकर नीचे आती है। अरे बाप रे, मतलब इस लड़के ने मेरा ये पोपट देख लिया।
देवा रे देवा। इधर पूनम नीचे आकर पेट पकड़कर हंस रही थी। क्या हुआ पूनम, आज तुम हंस रही हो? मैं भी तो जानूं अपनी बेटी की हंसी की वजह। फिर पूनम सुरेश जी और शशि जी को पूरी बात बताती है और वो भी जोर जोर से हंसने लगते हैं। चलो कोई तो आया जो मेरी बेटी के चेहरे पर मुस्कान ले आया। मैं तो तुम दोनों को बताना ही भूल गई थी। कल शांति के घर कटहल लेकर गई तो उसका बेटा आया हुआ है। वो पुणे में जॉब करता है, लेकिन अभी कंपनी ने उसे उसके नए प्रोजेक्ट के लिए 6 महीने का वर्क फ्रॉम होम दे दिया है। अच्छा, इसीलिए कल सुबह बड़े जोर शोर से सफाई चल रही थी। 2-3 दिन तक यही सिलसिला चलता है। हर रोज शाम को पूनम भी अपनी छत पर टहलने जाती और इसी समय पीयूष का भी आना होता। दोनों एक दूसरे को देखकर नजरअंदाज कर देते हैं। फिर एक दिन, बेटा जाकर सामने वाली आंटी से सिलेंडर मांग ला। मैंने उनसे फोन पर बात कर ली है। अपना गैस सिलेंडर ना आज अचानक खत्म हो गया। मुझे याद भी नहीं रहा कि भरवा कर रख लूं। ठीक है मॉम, मैं जाता हूँ। इतना कहकर पीयूष जाकर शशि जी के घर की घंटी बजाता है। पूनम आकर दरवाजा खोलती है। जी वो आंटी जी है क्या? मेरी माँ ने गैस सिलेंडर लाने के लिए भेजा है। तभी शशि जी आती हैं। अरे आओ पीयूष बेटा, पहले बैठो तो सही। शशि को देखकर पीयूष चौंक जाता है। आंटी, ये तो आपका घर है। हाँ बेटा, बिल्कुल मेरा ही घर है, लेकिन तुम इतना चौंक क्यों रहे हो? तो इसका मतलब वो इतना शानदार जानदार कटहल आपने बनाया था? पूनम की तरफ इशारा करके कहता है। जी हाँ। ओह माय गॉड, मुझे तो ये पता ही नहीं था। मैंने आपको छत पर 2-3 बार देखा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो आप ही हो। वाकई में आप ना बहुत टेस्टी खाना बनाती हो। थैंक यू जी। आंटी सिलेंडर दे दीजिए, माँ इंतजार कर रही है। पीयूष सिलेंडर लेकर अपने घर चला जाता है। अब पीयूष का शशि जी के घर किसी न किसी बहाने से आना जाना लगा रहता था। शशि जी और सुरेश जी भी अब पूनम को खुश देखकर बहुत खुश हुआ करते थे। इधर दुनिया का सबसे तेज कम्युनिकेशन हमारी कॉलोनी की आंटियां अपनी अलग ही खबरें उड़ा रही थी और अब लोगों ने मजे लेना भी शुरू कर दिया था। अरे नीलम, तूने कॉलोनी की सबसे ताजी ताजी खबर सुनी क्या? क्या? नहीं, मुझे नहीं पता। अरे वो शांति नहीं है, शशि जी के सामने वाले मकान में अभी नए नए रहने आए हैं। हाँ, हमें वट सावित्री की पूजा में जो मिली थी। बिल्कुल सही पहचाना तूने। उन्हीं के बेटे का उस पूनम से चक्कर चल रहा है। क्या कह रही हो? सच बताओ। हाँ, नहीं तो क्या, आज तक कभी कोई झूठी खबर लाई हूँ क्या? मेरी हर खबर एकदम 100% सही और प्रूफ चेक के साथ होती है। मुझे तो लगता है कि शांति को वो वाली बात पता नहीं क्या। अब भगवान जाने उसने बताई भी है या नहीं, लेकिन ये पूनम खूब रंगरलिया मना रही है। अपन को क्या, अपन तो बस मजे लो बीच में। सही कह रही हो। शशि जी का घर है, तीनों बैठे हुए हैं। बेटा पूनम, मुझे लगता है पीयूष तुझे पसंद करने लगा है। तेरे पापा और मैंने ये महसूस किया है कि तू भी अब खुश रहने लगी है। क्या मम्मी, आप फिर वही बात लेकर बैठ गई। आप सब अच्छे से समझती हैं, मैं अब इस दुनियादारी में नहीं फंसना चाहती हूँ। मैं बस आप लोगों के साथ रहना चाहती हूँ। पूनम बेटा, अभी तुम्हारी कोई उम्र नहीं है और हम लोगों का क्या ठिकाना, कब बुलावा आ जाए और चलते बने। पापा, ये सब मत कहो ना। लेकिन बेटा, जीवन का सच तो यही है ना। इधर पीयूष भी पूनम को बहुत पसंद करने लगा था। फिर एक दिन ऐसे ही, आंटी कहाँ हो आप? अरे पीयूष बेटा, आज अचानक अकेले? हाँ आंटी, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। मैं आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहता था। अगर कहीं आपने मना कर दिया तो मैं अपनी माँ को दुखी नहीं देख सकता। अरे कहो ना बेटा, ऐसी भी क्या बात है। आंटी, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो मैं आपकी बेटी का हाथ आपसे मांगना चाहता हूँ। ये सुनकर शशि जी चुप हो जाती हैं। पीयूष बेटा, मैं तुमसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहती हूँ। मतलब आंटी? दरअसल पूनम हमारी बेटी नहीं, बहू है। इसे हम अपने घर में बड़े अरमानों के साथ ब्याह कर लाए थे, लेकिन कुछ ही समय बाद हमें पता चलता है कि हमारे बेटे का किसी और से अफेयर है और वो बिना हमारी परवाह किए घर छोड़कर चला गया। फिर हमने जब इस बारे में हमारे छोटे बेटे से बात की तो वो पूनम से शादी के लिए राजी हो गया, लेकिन कर्मों का खेल देखो बेटा। शादी के सिर्फ 15 दिन पहले हमारा छोटा बेटा भी एक्सीडेंट में चल बसा और हम अकेले रह गए। पूनम के माँ बाप उसे कई बार लेने आए, लेकिन वो हमारी हालत देखकर नहीं गई। और ये बात भी सच है कि आज हम दोनों अगर जिंदा है तो उसका कारण सिर्फ पूनम है। अब वो यहाँ पिछले 3 साल से हमारी बेटी बनकर रह रही है। शशि जी की ये बातें पीयूष सुन रहा था। ठीक है आंटी, मुझे तब भी कोई परेशानी नहीं है। मैं पूनम से शादी करने को तैयार हूँ।
मैं आज ही अपने माँ से बात करता हूँ। इतना कहकर पीयूष वहां से चला जाता है। माँ, मैं पूनम को पसंद करने लगा हूँ। तूने तो मेरे मन की बात छीन ली बेटा। मैं भी कुछ दिनों से तुझसे इस बारे में बात करना चाह रही थी। ठीक है माँ, तो बस कल ही हम अपने पड़ोसी के घर रिश्ता लेकर चलते हैं। बिल्कुल। अगले दिन शांति जी और पीयूष दोनों शशि जी के घर रिश्ता लेकर जाते हैं और दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है। अब शांति जी इसी खुशी में पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटने जाती है। लो जी लो, ये भी बढ़िया है, तुम दोनों एक ही जगह बैठे मिल गई। समता और नीलम, ये मिठाई खाओ। बड़ी खुश लग रही हो। ऐसा क्या मिल गया शांति? किस बात की मिठाई है ये? बात ही कुछ ऐसी है, आखिर बहू जो मिल गई। अच्छा जी, बहुत खुशी की बात है। कहाँ की है बहू, क्या नाम है? बस सामने वाली घर की है, अपनी पूनम। कोई और लड़की नहीं मिली तुम्हें अपने चांद जैसे लड़के के लिए शांति? वही तो, पूरी दुनिया की लड़कियां मर गई थी क्या? क्यों, पूनम में क्या बुराई है? ऐसे क्यों कह रही हो तुम दोनों? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। तुम लोग ना मेरी बेचैनी बढ़ा रहे हो, जल्दी से बताओ ना क्या बात है। तभी समता और नीलम पूरी बात शांति को बताते हैं, जिसे सुनकर शांति के होश उड़ जाते हैं। वो भागती हुई शशि के घर आती है। पीयूष भी वहीं बैठा हुआ था। तुमने हमारे साथ धोखा किया शशि। मेरे भोले भाले लड़के को तुम लोगों ने फंसा लिया। नहीं, मैं ये रिश्ता नहीं होने दूंगी। तुमने तो हमेशा बेटी होने का दिखावा किया, लेकिन वो तुम्हारी बहू है। चल बेटा, तू घर चल, मैं तुझे सारा सच बताती हूँ। ऐसी अपशगुनी लड़की से मैं तेरा रिश्ता नहीं होने दूंगी। 1 मिनट माँ, मुझे सब सच पता है। उन्होंने मुझसे कुछ भी छुपाया नहीं है, पर मैं पूनम से ही शादी करूंगा। माँ, आप वो दिन कैसे भूल गई जब हम दोनों भाई छोटे थे और पापा कहीं किसी और के साथ रहने चले गए थे? तब भी लोगों ने आपको ही गलत ठहराया था। हमने आपको पूरी पूरी रात रोते देखा है। क्या उसमें आपकी कोई गलती थी माँ? नहीं ना। तो फिर हमेशा एक लड़की को ही गलत क्यों कहा जाता है, जबकि उसे तो सबका प्यार मिलना चाहिए, जिससे वो उस दुख से उबर सके। लेकिन नहीं, आखिर पूनम के साथ जो हुआ उसमें पूनम की क्या गलती है? ये सुनकर वहां खड़े सब लोग शांत हो जाते हैं। तू सही कह रहा है बेटा, वो दर्द मैं आज भी नहीं भूल सकती जो तेरे पापा ने मुझे दिया था। लेकिन मैं नादान भी ना, लोगों की बातों पर भरोसा करके अपना होश गंवा बैठी। अब मैं तुम दोनों की खूब धूमधाम से शादी करूंगी। और शादी के बाद सुबह सुबह, वाह यार पूनम, तुम तो कटहल की सब्जी के साथ साथ कटहल के पकोड़े भी बड़े टेस्टी बना लेती हो। बहू, अरे बहू कहाँ है? इधर आना तो जरा। जी मम्मी जी, कहिए क्या हुआ? अरे बहू, मेरे सिर में ना बहुत तेज दर्द हो रहा है, जरा 1 कप चाय तो बना दे। जी ठीक है मम्मी जी। इतना कहकर रेखा किचन में चाय बनाने चली जाती है। ये मम्मी जी भी ना सारा दिन मुझसे बस काम करवाती रहती है। कभी कहती है बहू ये कर दे, कभी कहती है वो कर दे। मैं सब अच्छे से जानती हूँ, कोई सर में दर्द वर्द नहीं है, ये तो बस चाय पीने का बहाना है। उसके बाद रेखा चाय बनाकर विमला देवी को देती है। ये लीजिए मम्मी जी आपकी चाय। ला ला बहू। अरे बहू, कितनी मीठी चाय बनाई है तूने, सारी चीनी इसी में डाल दी थी क्या? ओहो, एक तो काम भी करो, ऊपर से इनके नखरे भी झेलो। कितनी कमियां निकाल रही है मेरे काम में। इतना ही था तो खुद ही बना लेती। अब नहीं तो मम्मी जी, मैंने तो ठीक ही बनाई थी चाय। अरे पर मुझे तो मीठी लग रही है। कोई बात नहीं, अगली बार से ना कम चीनी डाला कर। जी ठीक है। उसके बाद जब रेखा रात को डिनर की तैयारी कर रही थी, बहू, ए बहू जरा इधर तो आना। अब फिर से कौन सी मुसीबत आन पड़ी? जी मम्मी जी कहिए। बहू, मेरे ना आज पेट में बहुत दर्द हो रहा है, तू मेरे लिए ज़रा खिचड़ी बना दियो। पर मम्मी जी अब तो मैंने सब्ज़ी भी बना दी और आटा भी तैयार कर दिया है। अरे बहू, मेरे पेट में बहुत ज़ोरों का दर्द है, मुझे आज हल्का खाना ही खाना होगा। कोई बात नहीं, तू मेरे लिए खिचड़ी बना दे ना। ठीक है मम्मी जी। बताओ, अब इनके लिए अलग से खिचड़ी भी बनाओ। अब जब मैं खाना बना रही थी तब पहले नहीं बोल सकती थी। अब इनके अकेले के लिए खिचड़ी बनाऊँ मैं अलग से। कोई बात नहीं, मैं खिलाती हूँ इन्हें खिचड़ी। ऐसी खिचड़ी खिलाऊंगी कि कभी खिचड़ी का नाम नहीं लेंगी। उसके बाद रेखा खिचड़ी बनाती है और उसमें ज़रूरत से ज़्यादा नमक और मिर्च डाल देती है। अब आएगा मज़ा। ये लीजिए मम्मी जी आपकी खिचड़ी। हाँ बहू, ला रख दे, भला हो तेरा। फिर विमला जैसे ही खिचड़ी खाती है,
अरे बहू, ये कितनी तीखी खिचड़ी है, तूने तो इसमें नमक और मिर्च भर भर कर डाल रखा है। आहा, नहीं तो मम्मी जी, मैंने तो बिल्कुल सही डाला था। अरे नहीं बहू, इसमें बहुत ज़्यादा नमक और मिर्च है। अरे तू चक्कर देख ले, पता चल जाएगा। नहीं मम्मी जी, वो आपकी तबीयत खराब है ना, इसीलिए शायद आपको ऐसा लग रहा है। अरे पर बहू। इसके बाद रेखा विमला की आगे कोई भी बात सुने बिना वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन जब रेखा आराम से टीवी देख रही थी, तब विमला उसके पास जाती है। बहू, मेरी ये साड़ी की फॉल हट गई है, तू ज़रा इसे सिल तो दे। नहीं मम्मी जी, अभी मेरी सीरियल चल रही है, अभी मैं कुछ नहीं कर सकती। अरे पर तू ये काम टीवी देखते हुए भी तो कर सकती है ना। मम्मी जी, मैंने कहा ना मैं टीवी देख रही हूँ, आप मुझे डिस्टर्ब मत करो ना। एक तो पूरा दिन काम करो, ऊपर से चैन से 2 मिनट सांस भी नहीं लेने देते। अगर आपको इतनी जल्दी है तो अपना काम खुद ही कर लो। अब भला इस बहू को क्या हो गया। उसके बाद रेखा गुस्से में वहाँ से उठकर चली जाती है। फिर शाम को जब रेखा खाना बना रही थी तो विमला उसके पास जाती है। बहू, मेरा ना आज प्याज की चटनी खाने का बहुत मन कर रहा है, तू ज़रा मेरे लिए सिलबट्टे पर चटनी तो बना दे। मिक्सी की चटनी ना मुझे अच्छी नहीं लगती। मुझे कोई सिलबट्टे पर चटनी बनाना नहीं आता। अगर आपको खाने का इतना ही मन कर रहा है तो आप खुद ही बना लीजिए। बहू, तू तो हर बात में मुझे उल्टा सीधा बोलती रहती है, और सिलबट्टे पर चटनी बनाने में कौन सा गणित लगता है भला। मम्मी जी, आप तो मुझे ये गणित वणित मत ही सिखाओ। हे भगवान, ऐसी बहू मिली कि मेरी किस्मत ही फूट गई। एक तो कोई काम ढंग से नहीं करती, ऊपर से ज़बान भी लड़ाती है। अगर मैं कोई काम ढंग से नहीं करती हूँ तो आप खुद ही कर लिया कीजिए ना। रहने दे, तू कर लूँगी मैं खुद। हाँ, आपको जो करना है कर लीजिए। अगले दिन, बहू तूने कपड़े धो दिए। हाँ, मैंने सारे कपड़े धो दिए। पर मेरे कपड़े तो नहीं धोए। मैं भला आपके कपड़े क्यों धोऊंगी, मेरे पास और भी बहुत से काम होते हैं। मैं क्या इस घर की नौकरानी हूँ। अरे, मैंने तो तुझे कभी ऐसा नहीं कहा कि तू इस घर की नौकरानी है। हाँ, आज से आप अपना सारा काम खुद ही करेंगी, मैं आपका कोई भी काम नहीं करने वाली। मेरे पास इतना फालतू समय नहीं होता कि मैं इतना सब काम करूँ। ठीक है, मुझे तेरी ज़रूरत भी नहीं है, अभी तो मेरे हाथ पैर चलते हैं। आज से मैं अपना काम खुद ही कर लूँगी। कम से कम रोज़ इस चिक चिक से तो छुटकारा मिलेगा। हाँ, तो मैंने आपको मना थोड़ी ना किया है। राम राम राम, कितनी कैची की तरह ज़बान चलती है इसके तो। दिन ब दिन रेखा का व्यवहार विमला के प्रति बहुत ज़्यादा खराब होता जा रहा था। ये सब देखकर विमला को काफ़ी दुख होता था, लेकिन वो रेखा को कुछ नहीं बोलती और उस दिन के बाद से अपने सारे काम खुद ही करने लगती है। चलो, मैं अब थोड़ी देर अपनी सीरियल देख लेती हूँ। विमला टीवी देख रही थी कि तभी वहाँ रेखा आ जाती है और अपना सीरियल लगा लेती है। अरे बहू, चैनल क्यों बदल दिया, मैं देख रही थी ना। तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती मम्मी जी, मैं पूरा दिन घर का काम करके थक जाती हूँ, तो मुझे इस समय टीवी देखना होता है। अरे पर बहू। पर कुछ नहीं मम्मी जी, अभी आप ना मेरा मूड ऑफ मत कीजिए। अगर आपको टीवी देखना है तो ठीक है, नहीं तो आप अपने कमरे में जाकर लेट जाइए। उसके बाद विमला रेखा को कुछ भी कहे बिना वहाँ से उठकर किचन में जाकर अपने लिए चाय बनाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ रेखा के पास उसकी मम्मी का कॉल आता है। हेलो मम्मी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेरी बच्ची, तुम कैसी हो? घर पर सब कैसे हैं? सब ठीक है मम्मी। अच्छा, आप क्या कर रही थी? बस बेटा, तेरी भाभी को अभी शॉपिंग करवाने ले जाऊंगी। तू बता, तुझे कुछ चाहिए तो तेरे लिए भी खरीद लूँ। ठीक है मम्मी, आप ना मेरे लिए एक सूट ले आना। ठीक है बेटा। और बता, तू यहाँ पर कब आएगी हमसे मिलने? आऊँगी ना मम्मी, अभी कुछ दिन में। घर का इतना काम हो जाता है, मुझे कहाँ फुर्सत मिलती है। कोई बात नहीं बेटा, किसी दिन टाइम निकाल कर आ जा। अच्छा बेटा, अभी मैं चलती हूँ, बाद में फ़ोन करूँगी। तभी रेखा को कुछ गिरने की आवाज़ आती है। अरे मम्मी जी, ये क्या किया आपने? इतना महंगा कब तोड़ दिया? आप ढंग से घर का कोई काम नहीं कर सकती क्या? अरे बहू, गलती से गिर गया, मैंने जानबूझकर थोड़ी ना गिराया है। तो वही तो बात है ना मम्मी जी, अगर आप ध्यान नहीं दोगी तो ऐसी गलतियां तो होंगी ही। आपको पहले ही ध्यान से काम करना चाहिए था, पूरे कप का सेट खराब कर दिया। अरे बहू, इसमें इतना गुस्सा करने वाली क्या बात है, नया सेट आ जाएगा। अब बोला ना मैंने कि मैंने जानबूझकर नहीं किया। इतनी गलती तो सबसे होती रहती है। पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं मम्मी जी? हमें खुद भी तो ध्यान रखना चाहिए ना।
और अभी तो मैं पोछा लगा कर हटी थी, सारी चाय फर्श पर गिरा दी। अब इसे कौन साफ करेगा? पहले ही मुझे इतना काम होता है, अब क्या 24 घंटे में मैं आराम भी ना करूं? चैन से सांस भी नहीं लेने देते। बहू तेरी तो आदत हो गई है राय का पहाड़ बनाने की। ज़रा सी चाय ही तो गिरी है, अगर 24 घंटे में से 1 मिनट निकाल कर ये कर भी देगी तो इस पर कौन सा आफत आ जाएगी? नहीं मम्मी जी, चाय मैंने थोड़ी ना गिराई है जो मैं इसे साफ करूं। आपने गिराई है तो आप ही इसे साफ करेंगी। भगवान, कैसी बहू दे दी तूने मुझे। इस बुढ़ापे में मुझे क्या क्या झेलना पड़ रहा है। हमने तो कभी अपने बड़े बूढ़ों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया था। ठीक है, मैं ही लगा देती हूँ पोछा, अब तो मेरी जान छोड़। उसके बाद रेखा वहाँ से गुस्से में चली जाती है और विमला वहाँ की साफ सफाई करती है। कुछ दिन बाद रेखा के पास उसकी मम्मी का फ़ोन आता है। अरे बेटा, कैसी है तू? मम्मी बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अरे बेटा, बस ठीक ही हूँ। क्यों मम्मी, क्या बात है, कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं हुआ बेटा, बस तुझसे मिलने का मन कर रहा है। एक बार आ जाना यहाँ हमसे मिलने। ठीक है मम्मी, अगर आप इतना कह रही हैं तो मैं कल ही आ जाती हूँ। जल्दी आ मेरा बच्चा। उसके बाद रेखा अपने कमरे में जाकर बैग पैक करने लगती है। बहू, तू बैग पैक क्यों कर रही है? ओफो, मैं कल अपने घर जा रही हूँ मम्मी जी। बहू, ना तूने मुझसे पूछा ना कुछ मुझे बताया, तू तो अचानक ही अपना सामान बांधने लगी। तो अब क्या सारा काम मुझे आपसे पूछ कर करना होगा? क्या मैं शांति से कुछ दिन के लिए अपने घर भी नहीं जा सकती? मैंने तुझे कुछ काम करने से या तेरे घर जाने से नहीं रोका, पर कम से कम तू मुझे बता तो सकती है। अरे मैं भी इस घर में रहती हूँ और तुझसे बड़ी हूँ मैं। मम्मी जी, अब रहने भी दीजिए, आप फिर से ना लड़ाई शुरू मत कीजिए। हाँ, लड़ाई तो मैं ही करती हूँ ना, सब कुछ मैं ही बोलती हूँ, सारी गलती तो मेरी ही है जो मैं तेरे जैसी बहू अपने घर में ले आई। इससे अच्छा होता मैं अकेले ही रह लेती। हाँ तो ठीक है ना, मैं तो वैसे भी कल सुबह जा ही रही हूँ, अब कई दिनों तक मैं वापस भी नहीं आने वाली। अब ना आप आराम से अकेले रहना। हाँ, जा तू, अपने मायके ही अच्छी है। उसके बाद रेखा अगले दिन सुबह अपने मायके चली जाती है। मम्मी देखो, मैं आ गई। अरे मेरी बेटी, आ बैठ जा। दीदी नमस्ते। अरे भाभी, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए। उसके बाद सुषमा रेखा के लिए पानी लाती है। अच्छा बेटा, तेरे लिए चाय बना कर लाती हूँ। चाय के साथ क्या खाएगी बेटा? मम्मी, आप चाय बनाएंगी? हाँ बेटा, क्यों, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं मम्मी, बस ऐसे ही। उसके बाद सुषमा रेखा के लिए चाय बनाकर लाती है और वे सभी थोड़ी देर बात करते हैं। फिर जब शाम को खाना खाने का समय होता है। रेखा बेटा, शाम को खाने में क्या खाएगी? अरे मम्मी, मैं कुछ भी खा लूँगी। अब आप थोड़ी देर तो मेरे पास बैठ जाओ, जब से आई हूँ तब से आप काम में ही लगे हुए हो। अभी थोड़ी देर रुक जा बेटा, पहले मैं तेरे लिए खाना बना दूँ। मम्मी, भाभी बना रही है ना खाना? नहीं बेटा, वो तो अपना खाना खाकर सो गई। अब तेरा और अपना खाना मुझे खुद ही बनाना होगा। भला ये क्या बात हुई मम्मी, भाभी ने ऐसा क्यों किया? आपने उन्हें कुछ बोला क्यों नहीं? अरे कोई बात नहीं बेटा, मैं बस अभी खाना बना कर लाती हूँ। कुछ तो गड़बड़ है, पता लगाना होगा। उसके बाद सुषमा रेखा और अपने लिए खाना बना कर लाती है और वे खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन। अरे मम्मी, आप कपड़े क्यों धो रही हैं? वो बेटा, मैं अपना काम खुद ही करती हूँ ना, इसलिए। मम्मी, आपको इतना काम करने की क्या ज़रूरत है, भाभी है ना? हाँ बेटा, उसे भी घर का बहुत काम हो जाता है, इसलिए सोचती हूँ उसकी थोड़ी मदद कर दूँ। पर मम्मी। अरे तू ये सब छोड़, मुझे बता आज तू क्या खाएगी? क्या, अब आज भी आप ही खाना बनाएंगी? हाँ बेटा, तू ये सब छोड़ बेटा, तू आराम से बैठ जा, मैं अभी तेरे लिए खाना बना कर लाती हूँ। मम्मी, मैं आपकी मदद कर दूँ? अरे नहीं नहीं बेटा, चिंता मत कर, मैं अपने आप कर लूँगी। उसके बाद रेखा आराम से बैठकर टीवी देखने लगती है और सुषमा किचन में जाकर खाना बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद किचन से कुछ गिरने की आवाज़ आती है। नेहा और रेखा किचन में जाती हैं। अरे मम्मी, क्या हुआ, आप ठीक तो हो ना? कुछ हुआ तो नहीं आपको? हाँ बेटा, ठीक हूँ मैं। अरे ये आपने क्या कर दिया, इतना महंगा डिनर सेट तोड़ दिया। क्या आप देखकर काम नहीं कर सकती?
नहीं बहू, वो मैं खाना डाल रही थी, मुझसे गलती से गिर गया। अरे तो गलती तभी होती ना जब हम ध्यान से काम नहीं करते। आपको पहले ही ध्यान रखना चाहिए था। अगर ढंग से काम करते तो शायद ये गलती होती ही नहीं। भाभी, आप मम्मी से इस तरह बात क्यों कर रही हैं? अगर ऐसे नहीं तो कैसे बात करूं मैं? एक तो कभी भी ढंग से काम नहीं करती, ऊपर से सारा दिन बस दूसरों को ऑर्डर जमाती रहती हैं। भाभी, आप ये जो कुछ भी बोल रही हैं ना, बहुत गलत बोल रही हैं। मैं जब से आई हूँ तब से देख रही हूँ सब। अब सारा काम मम्मी से करवाती हैं, खुद तो कोई काम करती हो नहीं। कल रात खाना भी मम्मी ने बनाया, ऊपर से सुबह मम्मी खुद ही अपने कपड़े धो रही थी। हाँ, तो मुझे घर का इतना सारा काम होता है, भला मैं क्या क्या करूँगी? अपना काम तो इनको खुद ही करना होगा ना। मैं क्या इस घर की नौकरानी हूँ? और अब ये जो इतना काम बढ़ाया है, इसे कौन साफ करेगा? बहू, मैं कर दूंगी इसे साफ, तो फिक्र मत कर। नहीं मम्मी, आप कुछ नहीं करेंगी। भाभी, आप इस तरह बात क्यों कर रही हैं? एक प्लेट ही तो टूटी है, वो भी मम्मी ने जानबूझकर नहीं किया। आपको मम्मी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो आप ही बता दो मुझे कैसा व्यवहार करना चाहिए? आपको मम्मी का ध्यान रखना चाहिए, वो आपसे उम्र में बड़ी हैं, और आप जिस तरह उनसे बदतमीजी से बात कर रही हैं ना, बहुत ज़्यादा गलत है। पर ननद जी, ये सब तो मैंने आपसे ही सीखा है। क्या कहा? मुझसे? हाँ बेटा, तुझसे। पर मम्मी, मैं कुछ समझी नहीं। तुझे याद है एक बार जब मैंने तुझे फ़ोन किया था, तब हम बात कर रहे थे और कुछ गिरने की आवाज़ आई थी। तब मैं फ़ोन रखने ही वाली थी, पर उस आवाज़ को सुनकर मैंने फ़ोन नहीं काटा। तब मैंने आगे सुना कि सिर्फ एक कप टूटने की वजह से तूने अपनी सास से किस तरह बात की थी। अरे पर मम्मी, वो... पर क्या बेटा, जो व्यवहार तूने अपनी सास के साथ किया वो तो सही है, पर जब वही व्यवहार मेरे साथ हुआ तब तुझे वो गलत लग रहा है। वो भी तो तुझसे उम्र में बड़ी है ना। जिस तरह तुझे मेरे लिए बुरा लगा कि मेरे साथ गलत हो रहा है, उसी तरह उनके साथ भी तो तू गलत कर रही थी। हाँ मम्मी। दीदी, हमें अपने बड़ों के साथ कभी भी ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो आप दोनों के बीच जो हो रहा था वो सब... वो तो नाटक था। वो तो नाटक था दीदी। नाटक? हाँ, जब मम्मी जी ने मुझे आपके ऐसे व्यवहार के बारे में बताया तो हम दोनों ने मिलकर ये प्लान बनाया कि जब आप यहाँ पर आएंगी तो हम भी बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा आप अपनी सास के साथ कर रही थी, ताकि आपको अपनी गलती का एहसास हो सके। भाभी, मम्मी, आप दोनों मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आज तक जो भी किया बहुत गलत किया। मुझे उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं बेटा, अगर तुझे अभी अपनी गलती का एहसास हो गया ना, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। आगे से ऐसी गलती कभी मत करना, और अपनी गलती को सुधारना ही सबसे बड़ी बात होती है। हाँ मम्मी, अब बिल्कुल सही कह रही हैं। अब से मैं इस बात का ध्यान रखूंगी और अपनी गलती को सुधारूंगी। उसके बाद रेखा वापस अपने ससुराल चली जाती है। मम्मी जी, कहाँ हैं आप? अरे बहू, तू इतनी जल्दी वापस आ गई? तूने कहा था कि तू आसानी से वापस नहीं आएगी। मम्मी जी, आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे आपके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। मैंने आपके साथ बहुत ही बुरा किया है। अरे, मैं कहीं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ? नहीं मम्मी जी, ये सपना नहीं है, ये हकीकत ही है। तेरी तबीयत तो ठीक है ना? तू मेरी बहू ही है ना? जी मम्मी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप चिंता मत कीजिए। मैं आपकी बहू रेखा ही हूँ। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। दरअसल बात यह है कि उसके बाद रेखा विमला को सारी बात बताती है, जो कुछ भी उसके घर पर हुआ था। चलो, जो कुछ भी हुआ अच्छा ही हुआ। कम से कम तुझे इसी बहाने अपनी गलती का एहसास तो हुआ। जी मम्मी जी, आज से सारा काम मैं खुद ही कर लिया करूँगी। उस दिन के बाद से रेखा विमला की सारी बात मानने लगती है और उसके साथ बहुत ही अच्छे से रहने लगती है। आखिरकार विमला को एक सर्वगुण संपन्न बहू मिल ही गई।